पैसे कितने कमा सकते हैं, काम कितने घंटे कर सकते हैं, ये सब बातें कमेंटों में आ रही हैं। लाइव का मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं हर वीक अब लाइव आऊंगा सैटरडे या संडे। पहले ही मैं बता दिया करूंगा कि कौन से दिन मैं लाइव आ रहा हूं, ताकि आप अपने क्वेश्चंस मेरे से पूछ सके और मैं आपको आंसर दे सकता हूं आराम से। 1500 से 1600 यूरो टैक्स टुक्स काट कर बना रहा है कि आप एक साल बाद आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। अब तो 6 महीने बाद भी बुला सकते हो अगर आपके पास इनफ बैंक बैलेंस है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को, क्या पता किसी की हेल्प हो सके आपके एक शेयर से। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को टर्न ऑन कर लीजिए। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? हर वक्त वर्क परमिट की बात मैं करता रहता हूँ, यही सब आप लोग बोल रहे हो, तो आज मैंने सोचा कि वर्क परमिट की बात तो हम करेंगे, लेकिन उसके साथ हम बात करेंगे कि स्टूडेंट परमिट का वर्क परमिट के साथ कनेक्शन क्या है, क्यों स्टूडेंट वर्क परमिट वालों से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं और साथ में डिग्री भी उठा रहे हैं। तो इन सब बातों पे बात करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। हर एक दूसरे देश की तरह स्लोवेनिया भी स्टूडेंट वीज़ास देता है। स्लोवेनिया भी बाहर से स्टूडेंट्स को लेता है और उनको पढ़ने का मौका देता है, वैसे ही जैसे वर्क परमिट पे बाहर से आकर लोग काम करते हैं। तो स्टूडेंट वीज़ा होता क्या है, मतलब स्टूडेंट वीज़ा होता है, परमिट होता है, ये होता क्या है? देखिए, होता तो ये रेजिडेंस परमिट ही है, जैसे आपका वर्क परमिट होता है। इसमें आपके रेजिडेंस परमिट में बस स्टूडेंट लिखा होता है और उसमें आपके सिंगल रेजिडेंस लिखा होता है वर्क परमिट वालों के लिए। तो स्टूडेंट वीज़ा ले कैसे सकते हैं, स्टडी कौन कौन सी ले सकते हैं, पैसे कितने कमा सकते हैं, काम कितने घंटे कर सकते हैं, ये सब बातें कमेंटों में आ रही हैं। ये बातें भी आ रही हैं कि जी आप तो वर्क परमिट के ऊपर ही वीडियो बनाते हो, आप स्टूडेंट पे कुछ नहीं बनाते। रिसेंटली एक लाइव किया था, एक हमारे सब्सक्राइबर थे, बहुत ही मतलब ज्ञानी, उन्होंने कहा कि आप तो अपने फ़ायदे के लिए वर्क परमिट की वीडियो बनाते हो। तो मेरा तो चलो इसमें कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, मैं तो नॉलेज ही दे रहा हूँ, लेकिन आज हम वर्क परमिट को भी इसमें इंक्लूड करके ज़्यादा बात स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर कर लेते हैं और इसका इम्पैक्ट बता देते हैं कि शायद ये वीडियो देखने के बाद आप ये सोचेंगे कि शायद मैं पहले स्टूडेंट वीज़ा पे आ गया होता तो शायद वर्क परमिट के लाखों बच जाते। देखिए, स्टूडेंट वीज़ा में भी लाखों लगते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको फीस देनी पड़ती है, लेकिन स्टूडेंट परमिट में आपके पास ज़्यादा पावर होती है एज कंपेयर टू वर्क परमिट। अब आप बोलोगे कि यार वर्क परमिट तो वर्क परमिट होता है, कैसे हो सकता है कि स्टूडेंट में ज़्यादा पावर है वर्क में कम है? देखिए, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए है, वर्क सिर्फ वर्क करने के लिए है। लेकिन पावर क्यों ज़्यादा है स्टूडेंट वाले में? स्टूडेंट में जब आप स्टडी करते हो उसके साथ साथ आप काम भी कर सकते हो। और यहाँ पर कोई कनाडा वाला, ऑस्ट्रेलिया वाला सिस्टम नहीं है कि आप हफ्ते के सिर्फ 40 घंटे काम कर सकते हो, 20 घंटे काम कर सकते हो। स्लोवेनिया में आप एक वीक में अनलिमिटेड घंटे काम कर सकते हो। तो ये पावर है स्टूडेंट परमिट की। अब आप बोलोगे कि वर्क परमिट के ऊपर तो हम पीआर भी हो जाएंगे, स्टूडेंट पे भी आप पीआर हो सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट पे आप पीआर नहीं हो सकते, लेकिन उसका क्राइटेरिया जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है एज कंपेयर टू वर्क परमिट। हाँ, ये ज़रूर है कि जो स्टूडेंट वीज़ा है वो आपका रिन्यू सिर्फ तभी होगा जब आप अपने साल कंप्लीट करोगे स्टडी के। दूसरी तरफ वर्क परमिट में आपको सिर्फ वर्क का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए और आप अपना रिन्यू करवा सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि स्टूडेंट वीज़ा कब अप्लाई हो सकता है, वर्क कब हो सकता है। देखिए, वर्क परमिट आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं जब भी जॉब की डिमांड है और कोई कंपनी आपको जॉब दे रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ जो स्टूडेंट परमिट है उसके लिए सर्टन विंडोज होती हैं, मतलब कि साल में उसके इनटेक्स होते हैं। जैसे कि जब स्टडी का साल शुरू होता है तब, या फिर एक मिड स्टडी का साल आता है उसमें। जैसे कि अब स्लोवेनिया में अभी तक 2 इनटेक्स चलते हैं। स्लोवेनिया में जो स्टडी होती है वो इंडिया की तरह नहीं होती कि मार्च से, मतलब मार्च में रिजल्ट आने के बाद 1 अप्रैल से स्टडी शुरू होती है। यहाँ पर स्टडी शुरू होती है सितंबर से। तो स्लोवेनिया में एक इनटेक होता है सितंबर का और एक होता है फरवरी मार्च का।
ये स्पेशली इनटेक होता है उन लोगों के लिए जो कि मिड टर्म में आना चाहते हैं, और ये मोस्टली इनटेक्स प्राइवेट स्कूल्स या कॉलेजेस या जो एफिलिएटेड ये कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो एफिलिएटेड होते हैं यूनिवर्सिटीज के अंडर, ज़्यादा ये इनटेक को प्रेफर करते हैं फरवरी मार्च वाले को। अब बात करते हैं कि स्लोवेनिया में आप पढ़ने क्या आ सकते हैं, मतलब यहाँ पर पढ़ाई क्या होती है, मतलब इंग्लिश में होती है, स्लोवेनियन में होती है, तो क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ पर डिप्लोमा करने आ सकते हैं, 2 साल का कोई कोर्स करने आ सकते हैं, 3 साल की डिग्री करने आ सकते हैं, उसके बाद मास्टर्स करने आ सकते हैं, और उसके बाद आप पीएचडी करने भी आ सकते हैं। मतलब कि स्लोवेनिया में वो हर लेवल की स्टडी मिल रही है जो इंडिया में भी मिलती है या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में भी मिलती है। मतलब आप कोई भी यहाँ पर चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू जो आपने अपनी लास्ट स्टडी की है। अब बात आती है कि इसकी फीस कितनी होती है। देखिए, जो सिर्फ डिप्लोमा होता है उसकी फीस तो 1 साल की होती है, डिपेंड करती है 3,000 से लेके 5,000 यूरो के बीच, ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होती। आज की डेट में 5,000 यूरो तकरीबन 5 लाख के ऊपर बन जाता है, तो आप हिसाब लगा सकते हो। जब मैं आया था मेरा 2 साल का कोर्स था और मेरी 1 साल की फीस तकरीबन 5,500 यूरो थी, जो कि आप हिसाब लगा लो उस टाइम पे 80-75 के करीब यूरो चलता था इंडिया का, तो मतलब 3.5-4 लाख इतना था, ठीक है। पर आज की डेट में ये इतना है। तो अब बात करते हैं कि जो डिप्लोमा तो हो गया, अब उसके बाद 2 साल के कोर्स का भी मैंने आपको बता दिया कि इसकी फीस की रेंज भी इतनी 4,000 से लेके 6,000 के करीब आ जाती है। अब आती है डिग्री की बारी। देखिए, डिग्री में आपको हर साल की फीस देनी पड़ती है। जब आप इंडिया से पहली बार आते हो या अपने किसी भी देश से आ रहे हो 1 साल की तब देनी पड़ती है, फिर यहाँ पर आकर जैसे जैसे अगला साल चलता है तब वो देनी पड़ती है। आज की डेट में पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि यहाँ पर डिग्रीज कौन कौन सी आप कर सकते हैं। आप बैचलर ऑफ आर्ट्स कर सकते हैं, टूरिज्म कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, अगर किसी ने मैथमेटिक्स करनी है वो कर सकते हैं। नॉर्मली तो लोग यहाँ पर टूरिस्ट और बिजनेस ही करते हैं। मैं ज़्यादा लंबे कोर्सों में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये ही मेन कोर्स हैं आजकल। नर्सिंग वगैरह के भी होते हैं लेकिन वो डिप्लोमा में आ जाते हैं, वो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि वो ज़्यादातर स्लोवेनियन लैंग्वेज में ही होते हैं। तो ये डिग्रीज हो जाती हैं। मास्टर फिर इनके बाद ही जो मास्टर्स होती है ये कंटिन्यू होती है, फिर पीएचडी भी इनके रिलेटेड ही होती है। तो जो डिग्री की फीस होती है मैं इसके बारे में ही ज़्यादा बताऊंगा। मास्टर वगैरह में बहुत कम लोग आते हैं तो उसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन वो इनके रिलेटेड ही फीस होती है, उनकी कोई ज़्यादा नहीं होती कोई कम नहीं होती। डिग्रीज में फीस वेरी करती है। पहले साल की फीस कई लोगों की 4,000 हो सकती है, 5,000 हो सकती है, 6,000 हो सकती है। दूसरे साल की फीस थोड़ी कम होती है, हमेशा 4500 5500 इसके करीब आती है। तो मोटा मोटा मैं आपको बता, तीसरे साल की उससे भी कम होती है। तो 4,000 यूरो से लेकर हम लगा लेते हैं हिसाब 7,000 7,500 यूरो के बीच में फीस होती है 1 साल की। अब बात ये आती है कि ये तो सब हो गया, अप्लाई कैसे करें। तो अप्लाई करने का बहुत ही सिंपल सा एक तरीका है। स्लोवेनिया में एक स्टूडेंट पोर्टल बना हुआ है, उस पर आप जाएं, सर्च कर सकते हैं गूगल पे, आप जस्ट उसमें लिख लें स्लोवेनिया स्टूडेंट पोर्टल, वो निकल आएगा। उस पर जाकर आपने अपनी आईडी बनानी है। आपने सबसे पहले रिसर्च करके रखनी है आप कौन से कॉलेज में जाना चाहते हैं और उसमें कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी बात है जब आप उस पोर्टल पे जाओगे। यही पहला स्टेप है किसी भी कॉलेज में स्टडी के लिए अप्लाई करने का। ऑफ कोर्स आप कॉलेज के साथ बात कर सकते हैं कि उनको पहले बता सकते हैं मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, ये वो भी आपको गाइड करेंगे। उस पर जाकर आपने क्या करना होता है, आपके जो आपने सबसे पहले अपनी पुरानी एजुकेशन जो भी इंडिया में कंप्लीट की है उस सर्टिफिकेट्स को अपोस्टल करवाना होता है फॉरेन मिनिस्ट्री न्यू दिल्ली से, ठीक है। वहां पर जाकर आप वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो। अपलोड करने के बाद आप अपना कॉलेज और आप अपना कोर्स सेलेक्ट करते हो, ठीक है। तो फिर वो सारा ट्रांसफर जाता है उस कॉलेज को। फिर क्या होता है कि आपका कॉलेज कांटेक्ट करता है आपसे कि आपको हम रख रहे हैं नहीं रख रहे, इंटरव्यू देनी पड़ेगी, ये है वो है, फिर फीस देनी पड़ती है। फीस देने के बाद आपका एनरोलमेंट लेटर आता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो आपका जब एप्लीकेशन तैयार होता है परमिट के लिए, तो उसमें एक तो आपका कॉलेज का अनकंडीशनल ऑफर लेटर लगता है, एनरोलमेंट लेटर लगता है, आपका फीस पे कर दी है उसका सर्टिफिकेट लगता है, वो आपको कॉलेज देता है। आपको वीज़ा एप्लीकेशन भरनी पड़ती है जिसको हम परमिट एप्लीकेशन भी कह सकते हैं। आपको वहां पर यह भी बताना पड़ता है कि आप स्लोवेनिया में रहोगे कहां पर, एड्रेस मेंशन करना पड़ता है। बाकी तो सारी वर्क परमिट वाली ही रिक्वायरमेंट होती है, पीसीसी, फोटो, फीस, ये वो।
तो ये होता है स्टूडेंट वीजे का। अब बात आती है कि स्टूडेंट वीजे को टाइम कितना लगता है। ये स्टूडेंट वीजे को भी टाइम लगता है सेम वर्क परमिट की तरह, लेकिन ये डिपेंड करता है आप कितनी एडवांस अपने कोर्स की स्टार्ट डेट से अप्लाई कर रहे हो या कितनी क्लोज आकर। जितनी क्लोज आकर करोगे डेफिनेटली आप 3 से 4 महीने गवा लोगे अपनी क्लास के, ठीक है। वो कोई बात नहीं, वो कॉलेज आपको आगे जाकर करवा देता है। अगर आप एडवांस में करोगे तो मे बी आप कोई भी डे ना आपका खराब होगा, पहले दिन से ही कॉलेज जाना शुरू कर दोगे, या फिर एक आधा महीना खराब होगा। तो 6 से 7 महीने तो आप लगा कर रखो, लगते ही हैं स्टूडेंट वीजा को आने में। अब बात मैं करना चाहता हूं कि मैंने ये क्यों बोला था कि स्टूडेंट वीजा में ज्यादा पैसे कमाने को मिलते हैं वर्क से। तो वर्क में क्या होता है, वर्क में आप सिर्फ एक जॉब कर सकते हो, ठीक है। पार्ट टाइम कर सकते हो थोड़ा बहुत सेम कंपनी में ही, लेकिन नॉर्मली आप एक ही जॉब कर सकते हो फुल टाइम। और उससे क्या होता है, आपकी एक फिक्स सैलरी आती है या आवर्स के हिसाब से जैसे भी है, लेकिन आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 1100, 1200, 1300 यूरो कमा लेते हो, ठीक है। अब क्या होता है कि जो स्टूडेंट का वाला होता है, स्टूडेंट में आपको स्टूडेंट सर्विसेज हैं यहाँ पर, आप ये लगा लो कि वो स्टूडेंट्स के मालिक हैं जो उनको काम देते हैं। काम तो चलो कोई कंपनी वाला ही देता है या रेस्टोरेंट वाला ही देता है, लेकिन उनके थ्रू होकर आता है। तो उसमें क्या होता है, स्टूडेंट रजिस्टर करता है और स्टूडेंट के पास राइट होता है वो एक टाइम के ऊपर, मतलब अगर एक दिन में उसके पास 20 घंटे पड़े हैं तो वो 3 से 4 जॉब्स कर सकता है। 5 घंटे इधर लगा लिए, 5 इधर लगा लिए, 5 उधर लगा लिए। लेकिन इससे भी वर्क परमिट से ज्यादा सैलरी नहीं बनती। सैलरी किस चीज से ज्यादा बनती है स्टूडेंट की, वो है जब स्टूडेंट फूड डिलीवरी का काम करता है। जी हाँ, जब स्टूडेंट यहाँ पर फूड डिलीवरी का काम करता है तो क्या होता है कि जो भी वो कमाता है, आप हिसाब लगा लो, अगर दिन में वो 10 घंटे भी काम करता है तो उसके महीने के एंड में 10-10 घंटे का हिसाब लगाकर आराम से बोल रहा हूं मैं, ये भी नहीं बोल रहा कि मैक्सिमम या मिनिमम, आराम से 1500 से 1600 यूरो टैक्स टुक्स काट कर बना रहा है यहाँ पर स्टूडेंट। मतलब इतना ज्यादा काम है फूड डिलीवरी का। अब इसमें एडवांटेज स्टूडेंट को क्यों ज्यादा है, तो वोल्ट जो फूड डिलीवरी की सर्विस है उसका एक सिस्टम है। सिस्टम ये है कि जो तो वर्क परमिट पे लोग आते हैं उनको वो नहीं रखते हैं काम के लिए, उनको वो बोलते हैं आप अपनी कंपनी खोल लो। इसीलिए मैंने ये एक वीडियो बनाई थी कि आप 1 साल बाद अपने मालिक कैसे बन सकते हैं और इसका फायदा क्या है। इसका फायदा क्या है फूड डिलीवरी जॉब करने के लिए, और आपकी कंपनी और वोल्ट का कनेक्शन क्या है। ये जो वोल्ट होता है इसमें आप 2 तरीके से रजिस्टर्ड कर सकते हैं। एक, आपके पास आपकी कंपनी होनी चाहिए। दूसरा, अगर आप एज अ स्टूडेंट हो आप यहाँ रजिस्टर्ड कर सकते हो। तो आप तो बोलोगे कि यार ये तो बहुत बड़ा मतलब गलत बात है कि वर्क परमिट वालों को ये ऑप्शन नहीं मिली लेकिन स्टूडेंट को ये मिल गई कि वो वोल्ट कर ले। तो देखिए वर्कलोड मैनेजमेंट ऐसे ही वो मैनेज करते हैं, क्योंकि अगर वो सारों के लिए खोल दें, आई डोंट थिंक सो कि वो हर किसी को इनफ वर्क दे पाएंगे। स्टूडेंट को इसलिए वो रखते हैं क्योंकि स्टूडेंट को वो नॉर्मल वर्कर से थोड़ा सा कम पे करते हैं, लेकिन वो काम इतना ज्यादा देते हैं कि स्टूडेंट को फील ही नहीं होता कि उनको कम पे हो रहा है, और फिर भी वो 1500 से 1600 यूरो बना लेते हैं महीने का आराम से, अगर वो सारा महीना मतलब मिनिमम 8 से 9 घंटे भी काम करते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। आई होप फ्यूचर में वो वर्क परमिट वालों के लिए भी ये चीज खोलें, लेकिन अभी के लिए तो अगर आपके पास कंपनी आप वोल्ट कर सकते हो रजिस्टर्ड करके, या फिर आप स्टूडेंट से रजिस्टर्ड करके वोल्ट कर सकते हो। अब बात आती है कि आपको वर्क पे आना चाहिए या स्टूडेंट पे आना चाहिए। देखिए, जिन लोगों की एज 30 साल से कम है, मतलब 25-26 के करीब है, अगर वो उनमें थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है पढ़ाई का, देखिए स्टूडेंट में आने का फायदा तभी है अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, क्योंकि आपको क्लासें लगानी पड़ेंगी और आपकी क्लासों की अटेंडेंस के बाद ही, कैलकुलेट होने के बाद ही आपको रिन्यू करने की परमिशन मिलेगी, क्योंकि प्रावधान होता है जो यहाँ का फॉरेन मिनिस्ट्री है वो ये सब कॉलेज से मांगता है। अब बात आती है कि क्या सही है, वर्क परमिट या स्टूडेंट। मैं आपको इसका बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट कर देता हूं। कैसे? स्टूडेंट वीजा में आपको एजेंट को पैसे कम देने पड़ते हैं, ठीक है। वर्क परमिट में आपको बहुत पैसे देने पड़ते हैं। तो आजकल ट्रेंड ही चल पड़ा है कि 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख, 15, 16 लाख भी दे रहे हैं। तो स्टूडेंट में कम क्यों देना पड़ रहा है? तो स्टूडेंट में कम इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट जो भी आप, जस्ट लेट से 10 लाख आपने डील की अपने एजेंट के साथ, 10 में से 6-7 लाख तो आपकी फीस ही चली जाएगी और उसके पास बचेगा 3 इतना बचेगा। मतलब ज्यादा मेजोरिटी आपके अंदर ही इन्वेस्टमेंट हो रही है पढ़ाई के लिए, परमिट के लिए, और एजेंट के पास कम जाएगा। तो आप ये भी चूज कर सकते हैं। हाँ, अगर आप
पीआर की सोच रहे हैं तो वर्क परमिट आपके लिए ही ऑप्शन बचती है, क्योंकि स्टूडेंट में आने पर आपके 2 साल एक गिना जाता है पीआर के लिए, उधर वर्क परमिट का 1 साल एक ही गिना जाता है। तो आप 5 साल में पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हो और 1 साल में एसपी खोलने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। स्टूडेंट में आप एलिजिबल नहीं होते एसपी खोलने के लिए, प्लस आपके 2 साल एक गिने जाते हैं पीआर के लिए। और कोई भी इंसान 10 साल पढ़ाई करने नहीं आता, क्योंकि इतने पैसे किसी के पास नहीं होते कि हर साल वो 5,000, 6,000, 7,000 यूरो देता रहे। तो मेरे हिसाब से तो स्टूडेंट वीज़ा उन लोगों के लिए सही है जो पढ़ना भी चाहते हैं और साथ साथ कमाई भी करना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्टूडेंट में पैसे ज़्यादा बनते हैं एज़ कम्पेयर टू वर्क, लेकिन स्टूडेंट परमिट की कुछ लिमिटेशंस हैं, वर्क परमिट की अपनी लिमिटेशंस हैं। लेकिन दोनों ही शेंगेन परमिट होते हैं, दोनों परमिट्स पे आप पूरे यूरोप में बिना वीज़े के कहीं भी घूम फिर सकते हो। दोनों परमिट आपके एक्सटेंड भी होते हैं, दोनों परमिट को आप पीआर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर स्टूडेंट को वर्क में भी कर सकते हैं। तो दोनों परमिट की अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं और फायदे हैं, नुकसान है। लेकिन सबसे बड़ी एडवांटेज जो वर्क परमिट की एक है वो ये है कि आप 1 साल बाद आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। अब तो 6 महीने बाद भी बुला सकते हो अगर आपके पास इनफ बैंक बैलेंस है और इनफ सैलरी स्लिप्स हैं, स्टेटमेंट बन रही है। उधर दूसरी तरफ स्टूडेंट में आप अपनी फैमिली को परमिट पे नहीं बुला सकते, सिर्फ शेंगेन टूरिस्ट वीज़ा पे बुला सकते हैं। तो मतलब वर्क परमिट में भी शेंगेन टूरिस्ट वीज़ा पे बुला सकते हैं, लेकिन उसमें एक पाथवे है जिसमें आप उनको परमिट फ्री बुला सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपके पार्टनर को भी राइट मिलता है काम करने का स्लोवेनिया में। तो जो स्टूडेंट और वर्क का होता है मैंने आपको एक्सप्लेन किया इस वीडियो में। अब बात रही कि मैं ज़्यादा वीडियो वर्क पे क्यों बनाता हूँ, स्टूडेंट पे नहीं बनाता, ये वो। देखिए, शुरुआत में जब मैंने अपना यूट्यूब शुरू किया था, मैंने स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत वीडियोस बनाई थी। अब मैं वर्क के ऊपर इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इंक्वायरी वर्क की ज़्यादा आती है, क्वेश्चंस वर्क के रिलेटेड ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और स्लोवेनिया में वर्क परमिट का ट्रेंड चल रहा है। तो इस चीज़ को मैं भी फॉलो कर रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं स्टूडेंट परमिट को या स्टूडेंट की नॉलेज को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं उस चीज़ के बारे में दूँ जिस चीज़ के बारे में लोग जानना चाहते हैं। ऑफकोर्स आपके पास अगर स्टूडेंट वीज़ा के लिए कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो, 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हो, मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, मैं उस पर भी दूंगा। लेकिन फोकस मेरा ज़्यादा वर्क पे नहीं है, मेरा फोकस पूरे स्लोवेनिया पर है। तो मैं जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी मैं उनको कवर करता रहूँगा। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को, क्या पता किसी की हेल्प हो सके आपके एक शेयर से। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को टर्न ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं लाइव होऊंगा, लाइव का मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं हर वीक अब लाइव आऊंगा, सैटरडे या संडे। पहले ही मैं बता दिया करूंगा कि कौन से दिन मैं लाइव आ रहा हूं, ताकि आप अपने क्वेश्चंस मेरे से पूछ सके और मैं आपको आंसर दे सकता हूं। तो बस सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और मिलते हैं हम फिर एक नई वीडियो में। धन्यवाद।